हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। उसमें हम लोग अभी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स, डॉबेनियर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथामेयर्स ग्राफ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, चारों हम पढ़ चुके हैं। प्रेजेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, द लास्ट वन। इसके बाद हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेंडलीव ने क्या चीज़ें डिस्कवर की, क्या चीज़ें बताई एंड क्या इसके प्लस पॉइंट्स थे। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा एक गेम चेंजर था इन डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे? अब आप जब पॉइंट्स पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, तो आपको भी समझ में आएगा कि जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर की तरह काम कर रहा था। बिकॉज इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने इतना परफेक्टली अरेंज्ड, इतना प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं दिया था एलिमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की। जैसे सबसे पहले टेबुलर फॉर्म ग्रुप्स पीरियड्स में अरेंज किया एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए उसने एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिया। बल्कि इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने, जैसे हमने पढ़ा है अभी, किसी ने भी ढंग से अरेंजमेंट नहीं दिखाया टेबल में या फिर टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, किसी ने भी नहीं दिखाया, बस इन्होंने दिखाया कि हम ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने ग्रुप्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, 0 से लेके 8 तक इस तरह के ग्रुप्स को ऐड किया। उसके बाद में नीचे ऑक्साइड्स का एंड हाइड्राइड्स का फॉर्मूला लिखा और नीचे पीरियड्स भी उसमें बनाए। हर ग्रुप में उन्होंने सिर्फ 0 ग्रुप में तो नहीं है, कोई भी पीरियड्स फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं दी, बट फर्स्ट सेकंड से लेकर के 7 तक उन सब में 2 क्लासिफिकेशंस और दी, ए और बी कॉलम दिया। इसी तरह से जो लास्ट वाला था 8th, उसमें 3 कॉलम थे। तो स्टूडेंट्स, देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लग रहा है, इतना सिस्टमैटिक किसी और का नहीं था इससे पहले। तो ये होगी सबसे पहली बात कि सबसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया था मेंडलीव ने। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कैसे डिस्कवरीज की, कैसे इन सबको पहचाना या एलिमेंट्स को अरेंज करना कैसे शुरू किया। मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट सिलेक्ट किए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मेंडलीव ने सबसे पहले क्या बनाया था बच्चों, एलिमेंट का, पहले मैं पॉइंट एक बार मेंशन कर देती हूँ, सिर्फ पॉइंट कि मोस्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है कि उन्होंने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स बनाए। ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स बनाने का मतलब क्या है, सभी एलिमेंट्स की, जो नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, उनका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ एंड हाइड्रोजन के साथ में। तो क्या बना, ऑक्साइड्स बने एंड हाइड्राइड्स बने, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने कुछ प्ले कार्ड्स लिए। प्ले कार्ड्स मतलब फ्लैश कार्ड होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो खेलते हैं बच्चे, उनको सिखाया जाता है, ABCD सिखाया जाता है, तो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स पे उन्होंने उस एलिमेंट को लिखा, उसका ऑक्साइड लिखा और उनका हाइड्राइड लिखा। उसके बाद में उनको टेबल पे रख दिया। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टू अरेंज ईच कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ एंड उन्होंने वो कार्ड को अरेंज करना शुरू किया दीवार पे लगे हुए एक इसी अरेंजमेंट पे, खाली जो टेबल था उसमें लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो सिमिलर ऑक्साइड्स या हाइड्राइड्स थे, उन एलिमेंट्स को एक जगह लगाया, या उन एलिमेंट्स के कार्ड्स को एक जगह लगाया। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या नोटिस किया कि अपने आप ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज हो गए। मतलब जो एलिमेंट्स उन्होंने रखे हुए थे वो अपने आप ही उन्होंने ऐसा ऑर्डर फॉर्म कर लिया जिसमें एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा था। तो उन्होंने ये अरेंजमेंट 2 बेसिस पे रखा। ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स बनाने के बाद में उन्होंने प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है उसको भी इम्पोर्टेंस दी। साथ साथ उन्होंने ये देखा कि एटॉमिक मास जो है, जब वो आधे अरेंजमेंट में इंक्रीज़ हो रहा है, तो जहाँ वो इंक्रीज़ नहीं भी हो रहा था, जहाँ पे वो ब्लैंक हो जा रहे थे कि खाली स्पेसेस बच रहे थे, वहाँ पे उन्होंने फिर एटॉमिक मास इंक्रीज़ होने को ही अपना ट्रेंड माना और उसी के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई 2 इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो एटॉमिक उनका जो पीरियोडिक लॉ है, आप यहाँ पे आप जब भी बुक में स्टडी करेंगे आपको मिलेगा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहती है? पीरियोडिक लॉ, इट स्टेट्स दैट कि द प्रॉपर्टीज या फिर जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब
कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल हो या केमिकल, वो डिपेंड किस पे करती हैं, एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती हैं, उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हैं। तो इसको उन्होंने अपना लॉ माना कि उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे वो अरेंज कर रहे थे, तो उसको उन्होंने अपना मेन मोटिव मान लिया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में एक दो और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की। वो चीज़ें ये थी कि उन्होंने ये चीज़ें ऐसी थी जो किसी और साइंटिस्ट ने इससे पहले नहीं की थी, राइट। किसी और ने ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स नहीं बनाए थे, किसी और ने सिस्टमैटिक टेबल नहीं बनाई थी, किसी और ने सिमिलर एलिमेंट्स के लिए स्पेसेस नहीं छोड़े थे, राइट। उन्होंने क्या किया था, सिमिलर एलिमेंट्स अगर कोई फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और उसके आसपास में अरेंज हो जाएंगे और कहीं पे खाली स्पेस बच रहा था, तो उसको उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, उन्होंने उसको ब्लैंक कर दिया और उसकी जगह पे क्या किया बच्चों, उसको खाली छोड़ के एक संस्कृत का वर्ड है एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका सिलिकॉन, इस तरह से उन्होंने चीज़ों को रखा। इस तरह से उन्होंने क्या किया, फ्यूचर के लिए कि इसके जैसा, मीन्स एका मीन्स सिमिलर टू। ये कहाँ से आया है एका वर्ड, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत, ये संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो ये वहाँ से आया, इसका मतलब है सिमिलर टू। तो मतलब एल्यूमिनियम के पास में या सिलिकॉन के पास में जो खाली स्पेस थी जिसमें एलिमेंट नहीं मिल रहा था, वहाँ पे उन्होंने एका सिलिकॉन, एका जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम लिख करके छोड़ दिया, जिससे ये पता लग जाता है कि वहाँ पे जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं इससे सिमिलर ही होगा जब वो फ्यूचर में डिस्कवर होगा। तो स्टूडेंट्स, जो एल्यूमिनियम है, एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के पास या एल्यूमिनियम के जैसा, वो था गैलियम, एंड एका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो अभी फ्यूचर में तो डिस्कवर हो चुके हैं, इनका नाम हमें पता चल चुका है, बट उस टाइम नाम नहीं पता था। तो जब ऐसे कुछ ब्लैंक स्पेसेस आ रहे थे, मेंडलीव जब बना रहा था, पीरियोडिक टेबल बना रहा था, अरेंज कर रहा था, देन ही रियलाइज्ड एट दैट टाइम only 63 elements were discovered. At that time only 63 elements were discovered. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे क्या पता लगा, उन्होंने सोचा कि यार 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं अभी के प्रेजेंटली, क्या पता फ्यूचर में और डिस्कवर हो जाएं। तो उन्होंने उस चीज़ को समझते हुए कुछ स्पेसेस छोड़ दिए, कुछ स्पेसेस उसमें ब्लैंक ही रहने दिए। ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस फॉर फ्यूचर डिस्कवरिंग एलिमेंट्स, फॉर फ्यूचर डिस्कवरी एलिमेंट्स, कि फ्यूचर में अगर डिस्कवर होंगे तो उनको वहाँ लगा दिया जाएगा। एंड इट वाज डैम ट्रू, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जिस एलिमेंट को एका एल्यूमिनियम लिखा उन्होंने, वो फ्यूचर में गैलियम जो है उसको हम गैलियम मानते हैं अभी प्रेजेंटली, एंड एका सिलिकॉन जो है उसको जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है, एंड वो उनसे नेचर में सिमिलर भी हैं। तो इस चीज़ को उनको बहुत बेनिफिट मिला इस चीज़ का, ये बहुत ही ज़्यादा उनका पॉइंट जो था, इसको अप्रिशिएट किया गया था, एंड इसी बेसिस पे उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो काफ़ी फेमस हो गया था, बिकॉज ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस। तो बच्चों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या व्हाट इज़ द प्लस पॉइंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन अदर्स पीरियोडिक टेबल्स, राइट। तो इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं हम लोग कि उन्होंने एक चीज़ और की, उन्होंने जो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पहले से पता थे पर गलत पता थे, उनको भी करेक्ट किया, उनमें भी करेक्शंस की और उनको फिर यूज़ किया। तो ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ मैनी एलिमेंट्स। ये भी उनका एक प्लस पॉइंट है उनके पीरियोडिक टेबल का, कि उन्होंने एटॉमिक मास में करेक्शंस भी की, जो पहले गलत हम यूज़ करते आ रहे थे पहले के साइंटिस्ट, उसको उन्होंने ठीक भी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ लेते हैं, हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, अभी हम पढ़ते हैं कि इनके पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट किया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसका पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो क्या था बच्चों वहाँ पे, टोटल ग्रुप्स कितने थे, टोटल ग्रुप्स कितने थे, 9 थे। कैसे,
0, 1, 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 8 तक, ठीक है। इतने ग्रुप थे, टोटल ग्रुप्स वर 9। आफ्टर दैट देयर वर सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स कितने थे बच्चों? जो 0 वाला था उसके अंदर नो सब ग्रुप, कोई सब ग्रुप नहीं था। एंड जो उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से थे, उसमें ए और बी 2 सब ग्रुप्स थे, ठीक है। 2 सब ग्रुप्स इन फर्स्ट टू 7 ग्रुप्स, ठीक है। जो फर्स्ट से लेकर के 7 ग्रुप्स थे उनमें 2 सब ग्रुप्स थे, ए और बी सब ग्रुप 2 थे। एंड जो लास्ट वाला था 8th, उसमें 3 थे, 3 सब ग्रुप्स, ठीक है। उसमें जो है बच्चों 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, इस तरह से था। देखो आप जरा इसमें देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये 8th है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 8th वाला है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स की यहाँ प्लेसेस हैं एंड बाकी फर्स्ट से लेकर के 7 तक जो हैं वो 2 एलिमेंट्स की स्पेसेस हैं, ठीक है। तो ये सब ग्रुप जो हैं वो ए और बी हैं। एंड जो फर्स्ट वाला था 0 ग्रुप, उसमें कोई भी पर्टिकुलर सब ग्रुप नहीं था, ठीक है। तो ये थे बातें। आगे बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, इस तरह से जो ये वाली रो है इसको क्या कहा जाएगा, या इस रो को क्या कहा जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो बच्चों इनको कहा गया सीरीज, कहा गया इनको सीरीज या पीरियड्स। आज के टाइम में इनको पीरियड्स कहा जाता है, अदरवाइज सीरीज। तो सीरीज कितनी थी? सीरीज वर टोटल 6, टोटल 6 सीरीज, या फिर जिनको आज के टाइम में हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो आजकल हम लोग जो यूज़ करते हैं पीरियडिक टेबल में, देयर आर 7 पीरियड्स, राइट। तो इनको कहा गया। तो ये अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक था एंड ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छे से डिज़ाइन किया गया था, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा करके, या बहुत एफर्ट्स लगे थे इसको अरेंज करने में, ठीक है। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स थे, ये सिग्निफिकेंसेस थे। और जब आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपने क्या एक्सप्लेन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने ये वाला पॉइंट लिखना है आपके एग्जाम में, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि एटॉमिक मास की करेक्शन वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो प्लस पॉइंट्स में। और जो मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ये भी आप लिख सकते हो, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसके लिमिटेशंस के बारे में, कि भाई लिमिटेशंस तो हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी लिमिटेशंस तो रहे होंगे, है ना। तो लिमिटेशंस क्या थे? लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बच्चों पहला जो लिमिटेशन था वो था हाइड्रोजन का प्लेस। हाइड्रोजन प्लेस बच्चों, ये तो जो लिमिटेशन है ना, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी लिमिटेशन है। एक्चुअली हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं 2 तरह के एलिमेंट से। कैसे? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच करती हैं, हाइड्रोजन इज सिमिलर टू, इन मैनी प्रॉपर्टीज इट इज़ सिमिलर टू एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जो हैं उनसे भी सिमिलर है। जो फर्स्ट वाला पीरियड, जो अभी हम फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स को रखते हैं, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इनसे भी मैच करता था नेचर। एंड हेलोजन्स, हेलोजन्स से भी मैच करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे भी मैच करता है। तो हाइड्रोजन का प्लेस जो था वो दोनों जगह सिमिलर है, बट जहाँ प्लेस किया मेंडलीव ने उस पर क्वेश्चंस उठे कि आपने यहाँ ही क्यों प्लेस कर दिया इसको। उन्होंने एक्चुअली प्लेस किया था ग्रुप 1A में, ठीक है, प्लेस्ड इन ग्रुप 1A, ठीक है, वहाँ प्लेस किया। तो बल्कि ये रिजेंबल करता है बोथ, दोनों ग्रुप्स को। किसको? ये 1A में रखे गए थे, इसको भी रिजेंबल करता है। एंड 7A में इनको रखा गया था, ये उनको भी रिजेंबल करता है। तो ये पूछा गया कि यहीं क्यों आपने प्लेस किया, 7A में क्यों नहीं प्लेस किया। तो इसको भी जो है बहुत इस पे क्वेश्चंस चले, इस पे आर्ग्यूमेंट्स हुए। तो हाइड्रोजन की प्लेस जो थी वो कंसिडर की गई थी एज अ ड्रॉबैक, बिकॉज
देयर वाज नो, कहीं भी एक जगह प्लेस करोगे तो क्वेश्चंस तो उस पर होंगे ही. एंड प्रेजेंटली ऑल्सो इट इज़ ड्रॉबैक ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एंड मॉडर्न में भी हम इसको एल्कली के पास रखते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चंस उठते हैं कि वाई नॉट विद हेलोजेंस, राइट. तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था एंड इस पर अब तक भी कोई सहमति लोगों की नहीं बनी है. तो पॉइंट नंबर 2, लिमिटेशन नंबर 2 इज anomalous pairs of elements. anomalous pairs of elements, जो एलिमेंट्स के पेयर बनाए गए थे उसमें कुछ जगह पे एनोमेलस बिहेवियर, मतलब रैंडमली एलिमेंट्स को साथ में रख दिया, बल्कि उनका नेचर जो है वो सिमिलर था भी नहीं. ठीक है, तो उसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी कि तो बच्चों यहाँ पे एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स को जहाँ रखना चाहिए था उससे पहले रख दिया. अगर वो फॉलो कर रहे थे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को तो उन्हें वही फॉलो करना चाहिए था सारे में. बट हुआ क्या है, एक दो जगह पे कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको. क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए कि जो पोटेशियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 39.1, उससे ज़्यादा है आर्गन का 39.9, बट आर्गन वॉज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, उससे पहले प्लेस कर दिया गया इसको, जिस पे क्वेश्चनिंग हुई. एंड कोबाल्ट एंड निकल, यहाँ पे भी यही देखा गया. निकल का जो है 58.7 है, बट कोबाल्ट का उससे ज़्यादा होते हुए कोबाल्ट को पहले प्लेस किया गया था. तो इसमें देखा गया कि एटॉमिक लेस मोर एटॉमिक मास, अगर हम कहें कि मोर एटॉमिक मास जिनका था उनको पहले प्लेस कर दिया गया. मोर एटॉमिक मास having elements placed prior to less atomic mass element. तो ये देखा गया at some places. ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक बन गया एंड इसका कोई सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन भी नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ. तो मोर एटॉमिक मास एलिमेंट्स प्लेस्ड प्रायर टू लेस एटॉमिक मास एलिमेंट, जिसका कम था उससे पहले उसको प्लेस कर दिया गया जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास था. तो इसको एक कह सकते हैं कि ये एक सीरियसली ड्रॉबैक था कि अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना चाहिए था. ठीक है बच्चों, तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम. आइसोटोप्स. आइसोटोप्स आप जानते हो क्या होते हैं. आइसोटोप्स होते हैं ऐसी, आपने 9th में पढ़ा होगा, आपने ये पहले भी 11th में भी स्टार्टिंग में मैंने जो स्किप किया है पोर्शन उसमें था ये, और वैसे ही 9th में पढ़ के आते हैं बच्चे. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसी स्पीशीज जिसका मास नंबर डिफरेंट हो. तो मेंडलीव कर क्या रहे थे, ऐसे एलिमेंट्स को ही तो अरेंज कर रहे थे जो जिनका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे. तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है, तो उसमें से इन तीनों का जो मास नंबर है बच्चों वो तो अलग है. इन तीनों का मास नंबर या फिर कह सकते हो आप एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं. एटॉमिक वैसे बात तो सेम ही है, इनका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है. तो इनको कहाँ प्लेस करना चाहिए, डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस करना चाहिए. एटॉमिक मास डिफरेंट, सो दे शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे उनको प्लेस करना चाहिए. बट देखा गया कि उन्होंने ऐसा प्लेस नहीं किया, उनको अलग अलग प्लेस नहीं किया. दे शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन डेफिनेशन, बट उन्होंने ऐसा प्लेस अलग अलग नहीं किया. इनका नाम लिख देती हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. ठीक है स्टूडेंट्स, सो अलग प्लेस करना चाहिए था, बट इस पर कोई सक्सेसफुल आंसर नहीं दिया गया, सो इट वाज अ ड्रॉबैक. पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं. पॉइंट नंबर 4 है कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको भी सिमिलर ग्रुप में रखा गया. डिसिमिलर elements placed in same group, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में जो है प्लेस कर दिया गया. तो ये भी जो है एक ड्रॉबैक था
इस पे भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स चले, इसका एग्जांपल बताती हूँ मुझे बच्चों। यहाँ पे आप देख लो, डिसिमिलर एलिमेंट्स का मतलब है जिनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग थी और उनको सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। देखते हैं कैसे। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है उनका जो नेचर था बच्चों वो कैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, एंड उनके साथ में कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये कॉइनेज एलिमेंट्स हैं। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है उनको तो फर्स्ट 1A में रखा गया, एंड कॉइनेज एलिमेंट्स जो इनका नेचर काफ़ी अलग है उनको 1B में रख दिया गया, मतलब सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया गया इनको। ठीक है, इसको किस में प्लेस कर दिया गया? प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, बल्कि इनका जो नेचर है वो काफ़ी अलग है। बट यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए सेकंड केस, ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस है कॉपर का एंड मरकरी का। कॉपर एंड मरकरी इन दोनों के बिहेवियर में कॉपर जो है उसको 1B में रखा गया, एंड मरकरी का भी सिमिलर जो है वो है, सिमिलर है दोनों एक दूसरे के, और उसको 2B में रखा गया, मतलब अलग ग्रुप में रखा गया। ठीक है, कॉपर और मरकरी जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ होते हुए डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिए गए। सेम प्रॉपर्टी बट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, बट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। इस पे भी क्वेश्चनिंग हुई कि इनके जो नेचर अगर सेम है तो इनको डिफरेंट ग्रुप में क्यों प्लेस किया गया, तो ये भी एक पॉइंट था। ऐसी छोटी छोटी कमियां थी उसके अंदर। एंड पॉइंट नंबर 5 पॉइंट क्या था बच्चों कि ग्रुप नंबर जो 8 था, ग्रुप 8 में 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, 9 एलिमेंट्स रखे गए थे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रुप 8 में जो 9 एलिमेंट्स रखे हैं उस पे क्या जस्टिफिकेशन है, बट उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि ये एलिमेंट ऐसे क्यों प्लेस किए गए हैं। नो जस्टिफिकेशन was given for these 9 elements placed in 8th ग्रुप। 8th ग्रुप में जो ये 9 एलिमेंट्स प्लेस किए गए थे उन पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, इनको जस्टिफाई वो ढंग से नहीं कर पाए थे इसको। एंड जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि इनर्ट गैसेस थोड़े बाद में डिस्कवर हुए थे, तो इनर्ट गैसेस के बारे में वहाँ पे कोई भी आप कह सकते हो, इनर्ट गैसेस तो अपने आप में एक पूरा का पूरा ग्रुप है, तो इनर्ट गैसेस की स्पेसिफिक कोई पोजीशन वहाँ पे नहीं थी। इनर्ट गैसेस जो हैं वो बाद में डिस्कवर हुए थे, आप जानते हो, है ना, बाद में डिस्कवर हुए हैं। इनर्ट गैसेस की वहाँ पे कोई प्लेस पर्टिकुलर नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो कवर कर लिया आज की क्लास में। हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, इसके प्लस पॉइंट्स एंड इसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.